मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग एक्टिव पैसिव पूरी तरीके से उसके बारे में प्रैक्टिस भी कर लिया था, उसको अच्छे से समझ भी लिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर क्लॉज के बारे में कोई वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्लॉज और फ्रेज के बारे में डिफरेंस और उनको टाइप्स के बारे में भी पूरी तरीके से वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नरेशन के बारे में। ठीक है, ये नरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें नरेशन इंग्लिश पूछी जाती हो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती हो, उन सारे एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि नरेशन से आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि देखिए रूल्स याद कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप रूल्स को याद कर सकते हो, बट रूल्स जहाँ पे आप याद करोगे और उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स आप करते हैं उतने ही एग्जाम्पल्स आपको आते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे तरीके से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये नरेशन आया क्या। देखिए लैंग्वेज है, ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इसको कई सारे लोग जब बोले होंगे, बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ पीपल बोले होंगे, किसी कंट्री में पूरे लोग बोले होंगे, और वही चीज़ें जब पूरी दुनिया में फैली होगी तो उसी को हमने रूल बनाया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे अगर आप साइंस में बात कर लें तो साइंस में क्या होता है, किसी एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने जो कुछ भी पाया उसका उन्होंने रूल्स बनाया और उन रूल को जाके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो उस तरीके से वहाँ पे क्या होता है कि पहले रूल आया, बाद में आपने उसके बारे में समझना शुरू किया। लेकिन लैंग्वेज जो होती है, चाहे वो इंग्लिश ले लीजिए चाहे वो हिंदी ले लीजिए, लैंग्वेज पहले बनती है, पहले लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनके यूज करने के आधार पे हम लोग रूल बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले समझने की कोशिश करते हैं कि नरेशन क्या होता है। ठीक है, तो नरेशन में जनरली हम लोगों को इतना पता है कि किसी की कही गई घटना, कोई बात हो, कहीं पे कुछ भी अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग दूसरों के सामने कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जो बात हम लोग बोलते हैं ना, उसी को नरेट करना कहा जाता है। ठीक है, किसी घटना को, इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसके बारे में नरेट कर रहे होंगे, जो चीज भी नरेट कर रहे होंगे, वो ज्यादातर क्या होगा, आपका पास्ट का होगा। क्या होगा, पास्ट का होगा। बात समझ में आया? पहला कंसेप्ट, ज्यादातर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ज्यादातर नरेशन में हम लोगों को वो चीजें इस्तेमाल करनी है जो पास्ट में होती हो। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इस चीज को समझते हुए, तो नरेट करने का हमारा दो तरीका होता है। किसी भी चीज को अगर हम लोग नरेट करते हैं, किसी घटना को, कहीं किसी की कही गई बातों को, ठीक है, ज्यादातर हमको जो नरेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किसी कही गई बात को ही पूछा जाता है, बट घटना भी यहाँ पे आती रहती है। ठीक है, तो हम लोग देखा जाएगा जनरली किताबों में सिर्फ बातों से लिए ही जो जिक्र किया जाता है, बट हमें तो नरेट करना है ना, पूरी स्टोरी को नरेट करना होता है, पूरे जो भी चीजें हमको नरेशन में देखा जाता है, हम उसको सारे को क्या करते हैं, रूल्स में हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि ये इससे कहा, किताबों में भी अक्सर यही लिखा रहता है। ठीक है, बट हमें नरेट करना है, तो हम मान लीजिए हम ही अकेले गए, कहीं पे गए हैं और वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ घटना, कोई घटना घट रही है, कोई दुर्घटना है, कोई अच्छी घटना, कुछ भी हो। ठीक है, जब वो घट रही है तो उसको हम लोग आएंगे तो किसी के सामने एक्सप्रेस करेंगे, किसी को वो घटना के बारे में हम लोग जानकारी देंगे, बताएंगे। तो इसमें जरूरी नहीं है कि कोई किसी ने किसी से कहा तभी वो नरेशन होगा। बस समझ में आया? तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किसी घटना को नरेट करने के कितने तरीके होते हैं, टोटल दो तरीके होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और एक को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। बात समझ में आया? एक हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, किसी घटना को, किसी की कही गई बात को सेम टू सेम उसी लैंग्वेज में बोल देना। नरेशन का बात समझ रहे हो ना? नरेशन करने का मतलब आपको नरेट करना है, लेकिन जिसने कोई बात कही है उसकी बात को उसी के लैंग्वेज में बोल देना क्या कहलाता है, आपका नरेशन, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन ये कहलाता है कि उसकी बातें, जो भी किसी ने कुछ कहा होगा, कुछ भी किया होगा, कोई घटना घटी होगी, उसको आके अपने शब्दों में बोलना। बात समझ में आया? तो डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई है, जैसे राम ने मुझसे कहा,
ठीक है। राम ने मुझसे कहा, राम होगा जैसे आप कहीं गए होंगे और वहां पे राम नाम का कोई लड़का होगा, उसने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से या मैं तुम्हारे भाई से, कर देते हैं, पिताजी को बीच में लाना ठीक नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। पहले इसको हिंदी में कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश के इसके पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि राम ने मुझसे कहा, यानी मैं कहीं गया था और वहां पे राम नाम का कोई लड़का था, राम ने क्या कहा होगा, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूं। ये कौन बोला? ये राम बोला। ठीक है, अब मैं आया घर पे और घर पे मैं अपने भैया से बोलना शुरू किया कि ऐसा है कि वहां पे गया था, राम वहां पे मिला था और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूं। बात समझ में आया? तो ये क्या है, जैसा राम ने बोला मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूं, वैसा ही हूबहू आके मैंने अपने भैया के सामने बोल दिया। बात समझ में आया? तो ये होता है हमारा क्या, डायरेक्ट नरेशन। जो सेंटेंस वहां पे बोले गए हैं सेम टू सेम विदाउट चेंजिंग इट्स प्रोनाउन, याद रखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूं, तो मैं नहीं मिलना चाहता हूं, वो राम मिलना चाहता है। बात समझ में आया? वो क्या, कौन मिलना चाहता है? राम मिलना चाहता, बट उसने ये बोला था कि मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूं, मैं भी आके बोल दिया मैं तुम्हारे भाई से, तो मैं नहीं राम। यहाँ पे मैं का मतलब क्या हो जाएगा? राम। बात समझ में आया? जनरली मैं क्या होता है, हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस देगा वो कैसा सेंस देगा, वो थर्ड पर्सन राम का सेंस देना शुरू करेगा। बात समझ में आया? तो इस वजह से हमने यहाँ पे कोई प्रोनाउन चेंज नहीं किया, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर इसी शब्द को मैं आके बोलना शुरू करूं कि गए थे वहां पे, राम नाम का एक लड़का था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूं, ये शब्द के बजाय मैं ये बोल दूं वह मेरे भाई से मिलना चाहता है। बात सेंस समझिएगा, वह मतलब राम मेरे भाई से मिलना चाहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने मैं की जगह पे क्या कह दिया, वह कह दिया। ठीक है, और तुम्हारे की जगह पे क्या कह दिया, मेरे कह दिया। बात समझ में आया? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर दिया। समझ में आई बात? कुछ चेंजिंग कर दिया, और इसी चेंजिंग की वजह से हमारा क्या हुआ, ये जो सेंटेंस हुआ वो मेरा खुद का लैंग्वेज बन गया, और खुद का लैंग्वेज बन गया तो वो किस फॉर्म में चला गया, इनडायरेक्ट नरेशन। बात समझ में आया? तो ये हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन और ये होता है हमारा इनडायरेक्ट। मतलब किसी की कही गई बात को सेम टू सेम उसी के लैंग्वेज में बोल देना डायरेक्ट कहलाता है, और उसको अपने लैंग्वेज में तोड़ के बोलना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। बात समझ में आया? तो हम लोगों को क्या सीखना है, जो एग्जाम में कंपटीशन लेवल पे आता है वो डायरेक्ट नरेशन आता है, उसको इनडायरेक्ट बनाना होता है, या तो इनडायरेक्ट नरेशन आता है उसको डायरेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे करते हैं डिस्कशन। देखिए जो हमारा डायरेक्ट नरेशन होगा, अभी हम लोग सिर्फ किताबी बातों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, किताबी बातों का मतलब यह है कि किताब में जो लिखा होता है किसी की कही गई बात को एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो हम लोग पहले उसको देखते हैं क्योंकि हमारे कंपटीशन में वो चीज़ें यही आने वाली हैं। बात समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग जब आगे चल के देखते हैं, जैसे एकेडमिक लेवल की स्पेशली बात करें, हाई स्कूल इंटर में या फिर कहीं पे आप भी जाते हैं, जैसे मेंस जब देना शुरू करते हैं तो वहाँ पे रिटन लैंग्वेज आता है। ठीक है, आपको जब रिटन लिखना शुरू करेंगे तो फिर आपको सिर्फ किसी की कही गई बातों से मतलब नहीं होगा, आपको किसी एक्सीडेंट, किसी इंसिडेंट, किसी भी मतलब चाहे वो अच्छी घटना हो चाहे वो बुरी घटना हो, आपको एक्सप्रेस तो करना ही पड़ेगा। जब हम अपना लैंग्वेज और पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं उस समय हमको वैसे लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे, छोटे क्लास जो हमारे ग्रुप सी या ग्रुप डी टाइप की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग अभी उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो होगा इसी डिस्कशन में हमारे जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, बाकी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग वो मेंस में जो लिखने का तरीका होता है उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। बात समझ में आया? मतलब नरेशन से रिलेटेड जो भी वहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होता है उसको भी हम लोग देखा जाएगा। बात समझ में आया? तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉन्ट
टू मीट योर ब्रदर। ये मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हमेशा दो पार्ट में होता है, ठीक है, डायरेक्ट वाले में। जैसे पहला पार्ट हमारा होता है जो कि इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। बाहर का मतलब बाहर, पहले नहीं, ठीक है। ये हो सकता है कि ये पीछे हो जाए, हो सकता है ये आगे रहे, कहीं पे भी हो सकता है, बट इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा। और ये हमें बताता है कि किसने किससे कहा। बात समझ में? इसने क्या बताता है? किसने किससे कहा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। बात समझ में? क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जैसे ये हमारा जो है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। इन्वर्टेड कामा क्या बताता है? इन्वर्टेड कामा बताता है क्या कहा। बाहर जो होता है वो ये बताता है किसने किससे कहा, इसके बारे में बताता है। और इन्वर्टेड कामा बताता है, जाहिर सी बात है, अगर किसी ने किसी से कहा है तो कुछ तो कहा होगा, वही बात क्या कहा वो हमारा इन्वर्टेड कामा बताता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आया? तो रिपोर्टिंग स्पीच, किसने किससे कहा, रिपोर्टेड स्पीच, क्या कहा, ये हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट में हम लोग हमेशा जब इन्वर्टेड कामा के बाद कुछ भी लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। और फुल स्टॉप जो होता है वो जनरली इन्वर्टेड कामा के क्या होता है? अंदर ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ कंपटीशन की किताबों में मैंने देखा है, उनके क्वेश्चंस में मैंने देखा है वो इन्वर्टेड कामा को जैसे ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बात को स्मॉल लेटर में कर दे, या फिर इस वाले फुल स्टॉप को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। यहाँ तक क्वेश्चन पहुंच जाता है, ठीक है। जनरली हम लोग ये देखते हैं और समझ जाते हैं कि सही है, तो फिर उस पर टिक मार देते हैं, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी घूम के आते हैं। तो याद रखेगा, इन्वर्टेड कामा के बाद वाला जो होता है, जो भी लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और फुल स्टॉप जो होता है हमारा इन्वर्टेड कामा से क्या होता है? हमेशा पहले होता है, ठीक है। तो जो कहा उसको आप रिपोर्टिंग स्पीच कहोगे, और जो बात भी बोली गई, जिस मतलब किसने किससे कहा, वो रिपोर्टिंग स्पीच, जो बात बोली गई वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। उसके बाद देखोगे तो इसमें भी अपना एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब तो श्योर रहेगा, ठीक है। और एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, तो इस वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ में? आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। इसकी जो वर्ब होगी, ठीक है, ये क्या है? ये वर्ब है। आप कहोगे सर ये भी वर्ब है, बट मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। वॉइस वाले प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा हुआ है इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के बारे में, उसे देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि ये आपका वर्ब नहीं है। बस समझ में आया? तो ये वर्ड जो होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिपोर्टेड वर्ब। बस समझ में आया? तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। बस समझ में आया? तो ये हमारा डायरेक्ट जो नरेशन हम लोग लिखते हैं उसका ये क्या है? इसका ये पार्ट है। जनरली हम लोग जब भी आगे अब रूल्स पढ़ेंगे, जो भी कन्वर्ट करने का रूल है उसको जब पढ़ा जाएगा तो याद रखिएगा, हम लोग अब ये नहीं कहेंगे किसने किससे कहा, हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। बस समझे? तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट को इसके आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया डायरेक्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल क्या होता है। बात समझ में आया? तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ रूल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक रूल है जो कि हर जगह लागू होंगे, ठीक है। पहला रूल क्या होता है? पहला रूल होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। पहला रूल होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा रूल हमारा होता है कंजंक्शन, ठीक है। और तीसरा रूल होता है हमारा चेंज ऑफ टेंस। ये तीन हमारे बेसिक
एक रूल है, ठीक है, जो कि हमारे हर सेंटेंस में, हर तरीके के नरेशन में ये यूज होंगे। जैसे चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है, ठीक है, उसके बाद कंजंक्शन हमारा यूज होता है और उसके बाद चेंज ऑफ टेंस होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर ये रहे ही सेड, ठीक है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, ही सेड आई एम फाइन। तो देखिए जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे ना, तो इसको लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है, क्योंकि ये दो सेंटेंस बता रहा है ना, एक हमारा किसने किससे कहा और एक हमारा क्या कहा। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम लोग पैराग्राफ करें या कुछ भी करें तो यहाँ पे जब इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो वहाँ पे की या फिर इस तरह की कोई सेंटेंस का किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंजंक्शन हमको चाहिए ही चाहिए। और वो कंजंक्शन अगर हम लोग बात करते हैं शुरू में अभी असर्टिव के बारे में, तो असर्टिव में वो कंजंक्शन होता है डैट। क्या होता है, डैट होता है। अगर हम लोग असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो क्या होता है, कंजंक्शन डैट होता है। बात समझ में आए। उसके बाद प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन हमारा चेंज को किसके अंदर का होता है, हमेशा चेंजिंग हमारी रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन होता है, लेकिन होता किसके अकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग स्पीच की। बात समझ में आए। और इसका चेंजिंग कैसे होता है, जैसे हम लोगों के पास क्या होता है, इसके पास तीन तरीका होता है चेंज करने का, ठीक है। अगर हमारा प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन अगर होता है तो ये चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट पर्सन किसकी चेंजिंग हम बात कर रहे हैं, हम लोग रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन उसका चेंज करेंगे तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम लोग देखेंगे वो किस में देखेंगे, रिपोर्टेड में देखेंगे। यानी जैसे अगर हम बात करें आई, तो आई हमारा रिपोर्टेड का है और ये कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट। आई और वी दो फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। यू जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, उसके अलावा जो कुछ भी आता है वो किस में आता है, थर्ड पर्सन में। आई वी दो ठो जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकेंड पर्सन, उसके अलावा कुछ भी आ जाए सब कुछ क्या होता है आपका, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किस में नहीं, अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर हमारा सेकेंड पर्सन रहा तो किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बात समझ में। और अगर थर्ड पर्सन रहा तो मतलब आई और वी रहा तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई वी का मतलब उसके पूरे केस, आई का पूरा मतलब सब्जेक्टिव, पसेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव सारे केस जो होंगे सब इंक्लूड कर ले जाएंगे, और वी का भी उसी तरीके से थर्ड पर्सन मतलब आई वी यू, ये तीनों जो आ जाएंगे तो इनको चेंज आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आ जाए आपके नरेशन में आप उसका चेंज नहीं करेंगे, यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ये हमारा प्रोनाउन चेंज करने का रूल होता है। बात समझ में। अब उसके बाद टेंस की बारी। टेंस की जो चेंजिंग होती है वो डिपेंड करती है, क्योंकि टेंस हमारे पास तीन होते हैं। टेंस कितने होते हैं हमारे पास, टोटल तीन होते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल को इसको मिटाता हूं, क्योंकि पहले सारे रूल्स अगर हमारे पास होंगे तो हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट आराम से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा जो टेंस है उसमें रिपोर्टिंग को देखेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच हमारा अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। कहाँ, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के किसी भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे, कोई टेंस चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ना। रिपोर्टिंग को देखेंगे, रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमेशा सारी चेंजिंग होती है। देखिए प्रोनाउन भी जो होगा वो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट देखेंगे, हम लोग रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टेड चेंज होगा। उसी तरीके से रिपोर्टेड का टेंस चेंज करना है तो हम ये देखेंगे रिपोर्टिंग हमारा कैसा। अगर रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट या प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब प्रेजेंट के चारों, ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद फ्यूचर के भी चारों। अगर ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मौजूद है, तो आप क्या कह सकते हो कि इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। किसके, रिपोर्टेड के। बस समझ में आया।
लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्टिंग स्पीच वो पास्ट में है, ठीक है, लेकिन ये पास्ट में है, लेकिन जो रिपोर्टेड है ये आपका या तो एडीएम है, या तो कोई फ्रेज है, ठीक है, या तो कोई आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है, या तो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ये सब अगर कब, देखिए ध्यान से फिर से समझिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो हमें नहीं देखने की जरूरत है कि रिपोर्टेड में क्या लिखा है, हमें टेंस नहीं चेंज करना है, बात समझ में आया। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, पास्ट में, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा ना सर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो गया तो पास्ट का क्या होगा। अगर रिपोर्टिंग आपकी पास्ट में है तब हम देखने जाएंगे कि रिपोर्टेड क्या है। रिपोर्टेड आपका इडियम है, फ्रेज है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब समझते हैं ना, कि जो मतलब शाश्वत सत्य हो, सबको पता हो कि यही होता है, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो है ये क्या आपका शाश्वत सत्य है, ठीक है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो इसलिए आपको क्या करेंगे, ये जब आप ऐसे सेंटेंसेस लिखे रहे हैं तो वो क्या आप करेंगे, वो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट, जो हिस्ट्री में जो नाम है, जो घटनाएं हैं, वो जब आप इतिहास में पढ़ते हो ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 326 ईस्वी में क्या हुआ था, बीसी में सिकंदर आया था हमारे यहाँ, राजा पोरस के साथ लड़ाई किया था, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा गोरी के बारे में, गजनवी के बारे में, 1526 का आपको याद ही होगा, ठीक है, पानीपत का युद्ध, पसंद में आया, बाबर वाला। उसके बाद आपका जो भी ऐसी घटनाएं, जो भी लड़ाइयाँ आपने लड़ी होगी, 1857 की क्रांति ले लीजिए, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार ले लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार ले लीजिए, ठीक है, गांधी जी के आंदोलन को ले लीजिए, कोई आपका जैसे इंडिया का जो आज़ादी थी, 71 की लड़ाई, 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 99 का आपका कारगिल युद्ध, ये सब क्या है, हमारा हिस्ट्री बन चुका है, ठीक है। और इसी हिस्टोरिकल फैक्ट में अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं तब भी हम उसको चेंज नहीं करने वाले हैं। कोई फेमस पर्सनालिटी का डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो भी आपका हिस्टोरिकल फैक्ट में ही गिना जाता है, बस समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, फिर हम क्या करेंगे, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, समझ में आया, तब भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इन सबों के अलावा अगर आपका पास्ट में कुछ होगा तब हम उसमें चेंजिंग करेंगे। फिलहाल इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, बात समझ में आया। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि इसके एग्जांपल्स पहले अगर हम लोग देख लेंगे तो फिर आगे हम लोगों का जो पास्ट का ऐसा पास्ट हो जो कि क्या हो, ये सारे चीजें न रखा हो, उसको हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बहुत जल्दी इसको इरेज कर देते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। टाइम वेस्ट करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल करें, जैसे कहा जाए ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू, सिंपल लेते हैं स्कूल, पहले सिंपल से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज और समझिएगा, जब हमारा ये रिपोर्टिंग, जब हमारा क्या हो, ये रिपोर्टेड वाला जो है, रिपोर्टेड अगर हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो जो से होता है ना, तो जो आपका से या फिर पास्ट में रहेगा तो सेड हो जाएगा। इसके बाद जो टू आता है इसको हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड में, सॉरी टेल में या टोल्ड में, टेल या टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, बात समझ में आया। तो जैसे यहाँ पे सेज है तो सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। इसमें यस लगा है तो उसमें भी यस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ही टेल्स मी,
फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि असर्टिव सेंटेंस में क्या कंजंक्शन लगता है, डैट लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डैट, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन चेंज, मैंने बोला था, बताया है आपको कि ये अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बस समझ में आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, मतलब आई जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसके बाद दूसरी चीज, दो चीजें प्रोनाउन चेंज में देखते हैं, पहला किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दूसरा किस रूप में चेंज होगा। तो आई जो आपका फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दूसरी चीज आई किस केस में है, तो आप कहोगे सर सब्जेक्टिव केस में है, तो आई का सब्जेक्टिव, ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद आई इज एम आर, तो हमने बताया कि अगर आपका ये प्रेजेंट, यस कहाँ लगता है, प्रेजेंट में ही तो लगता है, तो इसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे, बट हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपके पास एम है, एम का मतलब ही, वो तो आई के साथ लगता है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, ही आ गया, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज गोइंग टू स्कूल। बात समझ में, ही टेल्स मी डैट ही इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारे पास सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखा जाए, जैसे रखा जाए ही सेड टू यू, इन्वर्टेड कॉमा में, टू एंड टू मेक्स 4, 2 and 2 makes 4। तो देखिए अभी तक प्रेजेंट में था तो हमने इसमें कुछ नहीं देखा कि ये कैसा सेंटेंस है, हमने सिंपली उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट द अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे बात करें अगर, तो 2 and 2 makes 4, तो यहाँ पे क्या है, पहले देखिए पास्ट में है, प्रेजेंट फ्यूचर में रहेगा तो आंख बंद करके कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये पास्ट में रहा तो फिर हमको क्या करने की जरूरत है, इसको देखिए, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 होता है, किसको नहीं पता, क्या कभी ये बदल सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो चीज जो हो जहां पे आप देख रहे हो वो आपका रीजनिंग ना हो, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 and 2 10 भी हो सकता है, उसकी बात नहीं। रियलिटी में अगर आप देखिए तो 2 and 2 makes 4, ये शाश्वत सत्य है कि नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, बस समझ में आया? यानी इसके भी टेंस में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ही मैंने बताया, सेड रहा तो क्या करेंगे आप, टेल करेंगे, लेकिन ऐसे सेड टू रहा तो टोल्ड करेंगे, तो ही टोल्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट, ही टोल्ड यू डैट। उसके बाद देखिए यहां से क्या है, आप जो ये सेंटेंस मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इडियम हो, फ्रेज हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, अगर प्रोनाउन है तो सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करेंगे, हालांकि ऐसे केसेस में प्रोनाउन ना के बराबर होता है, और जो भी सेंटेंस मिलेगा आप पूरा का पूरा डिट्टो क्या करेंगे, कॉपी कर जाएंगे। तो क्या मिलेगा, डैट 2 and 2 makes 4, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे तीसरा अगर बोले, दे सेड टू देयर चिल्ड्रेन, दे सेड टू देयर चिल्ड्रेन, क्या होगा, आयरन कट्स आयरन, आयरन कट्स आयरन। तो ये कहावत नहीं लग रही है, आयरन कट्स आयरन, आयरन लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, ठीक है, हीरा हीरे को काटता है, ये सारे आपके क्या है, ये आपका एक तरीके से क्या है, एक तरीके से प्रोवर्ब की तरह है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दे सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड देयर चिल्ड्रेन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन डैट, उसके बाद जो कुछ भी मिला उसको पूरा का पूरा आप क्या करेंगे, कॉपी कर जाएंगे। तो आयरन कट्स आयरन, ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये आपकी पूरी वीडियो हो गई, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो ना, इसलिए आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या किया जाएगा कि जो हमारा पास्ट होगा उसको कैसे कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, और जब सारी नरेशन हम लोग पढ़ लिया जाएगा उसके बाद जो भी कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर ये सारी चीज़ें तो हमें आ गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा उसको देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।